पहले से दे रखा हूँ। ठीक ठीक है सर, मैं अभी ज्वाइन किया सर, देखा नहीं। सर एक चीज इसमें जो नीचे माइनर हेड लिखा हुआ है वो क्या है? मेजर हेड माइनर हेड होता है उस कोड हेड में, है ना। माइनर हेड और मेजर हेड होता है। नहीं तो ये भी नोट करना है। अभी सर पढ़ाए नहीं ना, इसलिए अपन को समझ में नहीं आ रहा। ये मेजर हेड माइनर हेड में बता दूंगा, ठीक है, बहुत बड़ा बात नहीं है। जिनको कोई डाउट है मैसेज में छोड़ दो, मैं बीच में मतलब डिस्टर्ब नहीं करें तो अच्छा है। हाँ सही बात। सर 20 मिनट के लिए सबको म्यूट कर दीजिए सर। हाँ अच्छा तो सर रिकॉर्डिंग करके देते हैं क्लास का। 20 मिनट बाद फिर ओपन कर दीजिएगा, 20 मिनट के लिए म्यूट करके। कोई भी अनम्यूट मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एसकेएस है, पीएससी है और आरएसटी के लिए है। उसमें पावर है, एजीएम का पावर 1 करोड़ है, जीएम का पावर 5 करोड़ है, ठीक है। और जो एचबीएफ वाले था उसका 10 करोड़ है। तो इसे कुछ बदला गया है, इसे जो जैसे मेरी फैक्ट्री ने बदला है, इसे एजीएम एमएम को पावर कर दिया है 10 करोड़ कर दिया है, और जीएम को पावर 50 करोड़ 50 करोड़ कर दिया है। जीएम को पावर 50 करोड़ कर दिया है। तो बाकी आप देख लीजिएगा, ये प्रोक्योरमेंट करना है स्टोर्स एंड गुड्स का, लेकिन पीएससी से, एसकेएस से और आरएसटी से, रिजल्टेड सिंगल टेंडर इंक्वायरी से, इन तीनों चीजों से अगर परचेज करते हैं तो इस तरह का पावर दिया गया है कि वो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं प्रोक्यूरमेंट ऑफ स्टोर गुड्स अगेंस्ट एब इनिशियो सिंगल टेंडर। एब इनिशियो निगोशिएशन होता है, एक होता है एब इनिशियो निगोशिएशन, है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी एक वेंडर से हम लोग प्रोक्यूरमेंट करते हैं और एक्चुअल में उससे हम लोग पहले ही निगोशिएशन कर लेते हैं। निगोशिएशन के बेस पर होता है ये, इसमें निगोशिएशन होता है, पहले ही निगोशिएशन होता है, ठीक है। इसमें पहले ही उससे निगोशिएशन हो जाता है और ऐसा एक्चुअल में करना प्रोहिबिट है ना। इससे करना किसी भी हालत में निगोशिएशन पहले नहीं किया जाता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि निगोशिएशन कब किया जाता है, जब भी किया जाता है निगोशिएशन L1 से किया जाता है, L1 से निगोशिएशन किया जाता है। लेकिन एक ऐसा टेंडर है जहां पर कि पहले से ही एक्चुअल में वो एसकेएस टाइप का होता है, सिंगल नॉन सोर्स होता है, और उससे हम लोग निगोशिएशन कर सकते हैं प्राइस को कम करने के लिए पहले से ही। तो एब इनिशियो निगोशिएशन कहते हैं। तो इस टेंडर के लिए जीएम के पास पावर था 5 लाख तक अगर प्रोक्योरमेंट करना है तो वो इस तरह से पहले ही निगोशिएशन करके प्रोक्योरमेंट कर सकता है किसी एक टेंडर से, वेंडर से। तो 5 लाख तक इसका पावर है। लेकिन इसे जैसे हमारे एवीएनएल ने चेंज करके इसको 10 लाख कर दिया है, इसको 10 लाख है। तो कई बार क्वेश्चन भी आया है कि एब इनिशियल निगोशिएशन का जो पावर है जीएम का कितना है, तो 5 लाख पावर है और फिलहाल इसने 10 लाख कर दिया है। आपके यहाँ क्या हुआ है देख लीजिएगा अपना, है ना। प्लेसमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑर्डर फॉर न्यू आइटम, इनपुट रिक्वायर्ड बाय R&D प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट ने ऑर्डर के डेवलपमेंट के लिए, मतलब किसी न्यू एंड प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए जो पावर है वो सीनियर जीएम का 25 लाख पावर है, सीनियर जीएम का 25 लाख पावर है। और हमारे यहाँ 2 करोड़ कर दिया गया है, एवीएनएल में 2 करोड़ कर दिया गया है ना। तो देखिएगा आपके यहाँ क्या हुआ है, 25 लाख पावर है और 2 करोड़ है। उसके बाद प्लेसमेंट सर इसमें क्या अंडरलाइन करेंगे सर? IR&D। अरे अंडरलाइन क्या करिएगा, डेवलपमेंट ऑर्डर। अच्छा ओके, डेवलपमेंट ऑर्डर है ना, डेवलपमेंट ऑर्डर है। लेकिन 1E में देखिए क्या है, डेवलपमेंट ऑर्डर है ना, डेवलपमेंट ऑर्डर है फॉर आइटम टू बी इंडिजिनाइज्ड। मतलब ऐसे प्रोडक्ट जिसको कि अब भारत में बनाना, उसका देशीयकरण कहते हैं ना, इंडिजिनाइज करना है। जैसे कि बफोर्स गन था, उसको हमने इंडिजिनाइज किया और उसे बना दिया, धनुष बना दिया, है ना। तो ऐसे का डेवलपमेंट करना है जो कि ये है तो एक्सपोर्ट, लेकिन इंपोर्ट वाले आइटम है, लेकिन उसे भारत में अब बनाना है, इंडिजिनाइज करना है उसका। तो उसके लिए जीएम को पावर है 25 लाख ना, जीएम को पावर है 25 लाख। लेकिन यहाँ भी पावर इसे 2 करोड़ कर दिया गया है, हमारे में 2 करोड़ कर दिया गया। आपके यहाँ क्या है देख लीजिएगा। अब देखिए कैश परचेज, ये सब में इक्वल है, ठीक है, किसी में कुछ भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये जो पावर होता है
ये जीएफआर के अनुसार होता है और जीएफआर सब पे लागू होता है, जीएफआर सब पे लागू होता है, एज यूजुअल लागू होता है। जीएफआर है 154 जीएफआर 2017 के अनुसार है, तो ये सब में सेम है, ठीक है, ये सब में सेम है। पावर उसी तरह से है, डब्ल्यूएम एमएम को पावर है। एक्चुअल में ये क्या ना, एडब्ल्यूएम के पहले नहीं था, तो इन लोगों ने सबने एडब्ल्यूएम को ऐड कर दिया है, डब्ल्यूएम के जगह ऑब्लिक करके एडब्ल्यूएम को ऐड कर दिया है, 2000 का पावर। डीजीएम एमएम, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो है एमएम डिपार्टमेंट को पावर है, एमएम डिपार्टमेंट को पावर है। किसको पावर है ये? एमएम डिपार्टमेंट को, एमएम डिपार्टमेंट के डब्ल्यूएम है ना, इसको पावर है 2000 पावर है। डीजीएम को पावर 5000 है, ज्वाइंट जीएम को 10,000 का पावर है, एजीएम को 15,000 का पावर है। हेड ऑफ ओडीसी जो है वो 15,000 पावर है, फिलहाल ओडीसी नहीं है। सीनियर जीएम को 25,000 पावर है। तो इस तरह से पावर है, मतलब जीएम को 25, एजीएम को 15, है ना, ये पावर है। क्या है ये? कैश परचेज है, कैश परचेज ऑफ ऑल स्टोर गुड्स एंड सर्विसेज विच आर इंसिडेंटल और consequential to supply of such goods, supply of such goods as transportation, insurance, training। तो एक्चुअल में क्या है, ये आपका कैश परचेज है। और जो कैश, ये जो कैश परचेज है एक्चुअल में है प्रोडक्शन से रिलेटेड, है ना। कब? तो रिमार्क में देखिए इसको क्या लिखा है कि दिस पावर, रिमार्क में देखिए इसमें लिखा है कि दिस पावर में बी इन्वोक इन केस ऑफ स्टॉक आउट सिचुएशन, स्टॉक आउट कंडीशन, प्रोडक्शन और मेंटेनेंस हेल्ड अप, है ना, रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन कंफर्मिटी विद जीएफआर, इतना इतना। तो ये कैश परचेज करेंगे, कब करेंगे? जब आपका स्टॉक आउट सिचुएशन हो जाए, है ना, जब स्टॉक आउट सिचुएशन होने की संभावना हो, स्टॉक आउट सिचुएशन होने की संभावना हो, और साथ में ही कि प्रोडक्शन और मेंटेनेंस जो है, अगर स्टॉक आउट हो रहा है तो मतलब प्रोडक्शन और मेंटेनेंस जो है आपका वो हेल्ड अप होने की पॉसिबिलिटी है, रुक जाएगा। तो उसके लिए तब ये परचेज करते हैं, तब ये परचेज उसके लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो परचेज पावर है, ये ध्यान से देखिए, ये जो परचेज पावर है सिर्फ एमएम डिवीजन के जो ऑफिसर्स हैं उनको है। प्रोडक्शन और सर्विसेज सेक्शन के जो ऑफिसर हैं उनको पावर ये नहीं है, ठीक है, उनको ये पावर नहीं है। आगे पहले देख लेते हैं। जीएफआर क्या है सर? जनरल फाइनेंशियल रूल है 2017, जीएफआर 2017 है, जनरल फाइनेंशियल रूल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी ऑफिसर्स पर लागू होता है। उसी के अनुसार अपना अपना फाइनेंशियल पावर ये सब बनाया जाता है। देखते हैं 3 नंबर में स्पॉट पेमेंट फॉर परचेज ऑफ स्टोर गुड्स। स्पॉट पेमेंट करना, सुनाई नहीं दे रहा है। क्या हो गया? सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई नहीं दे रहा है? सुनाई दे रहा है सर, वो आवाज आ रही है सर। आ रही है आवाज, आ रही है, सर आ रही है आवाज, उनका नेटवर्क इश्यू होगा सर, आवाज क्लियर है सर। ठीक है। और बिना मतलब कि अगर कुछ है भाई, है भी तो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये है। और 3 देखिए स्पॉट पेमेंट फॉर परचेज ऑफ स्टोर या गुड्स। स्पॉट पेमेंट के लिए, स्पॉट पेमेंट करने के लिए हम लोग जानते हैं कि स्पॉट पेमेंट होता है, स्पॉट पेमेंट होता है। तो इसमें है एजीएम का पावर 50 लाख है और सीनियर जीएम को 1 करोड़ है। तो ये एज यूजुअल है ना, एज यूजुअल है। ऐसा ही सर और फैक्ट्रियों ने भी यही किया है। एजीएम के लिए 50 लाख रखा है और सीनियर जीएम के लिए 1 करोड़ रखा है। क्या है कि दिस should be accepted only after the modes of payment are not accepted by the firm. Payment to be made only after full acceptance and delivery of stores. कब होता है ये? जनरली इसको कब यूज करते हैं स्पॉट पेमेंट को? मतलब स्पॉट पेमेंट मतलब जाके पेमेंट देना है, जाके पेमेंट देना है। कि जब हमारे यहाँ पेमेंट का अलग अलग मेथड है कि जब मटेरियल आ जाता है उसके विदिन 30 डेज हम लोग पेमेंट करते हैं। पहले प्रोविजनल पेमेंट, प्रोविजनल रिसिप्ट पे 90% पेमेंट दे देते हैं। ये सब हमारा पेमेंट मेथड है। जब वो फर्म इस पेमेंट मेथड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उस मेथड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हमें तो मटेरियल लेना है, हो सकता है हमें मटेरियल उसी से लेना है, किसी और से नहीं ले सकते हैं, तब हम स्पॉट पेमेंट करते हैं, तब हम स्पॉट पेमेंट करते हैं परचेज के लिए, है ना। लेकिन लिखा है कि ये कब होना चाहिए? दिस शुड बी एक्सेप्टेड ओनली आफ्टर अदर मोड पेमेंट जब फेल हो जाए, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और पेमेंट टू बी मेड ओनली आफ्टर
फुल एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ स्टोर्स, जब स्टोर्स और डिलीवरी आ जाए उसके बाद ही पेमेंट इस तरह के करते हैं, है ना, इस तरह के कर सकते हैं। हो सकता है कि ये आपका डिलीवरी क्या ना, वहां पर जाके आप कहीं दुकान पे ऊपर शॉप में या कहीं भी फैक्ट्री में जाके वहां मटेरियल अपने अपने कस्टडी में लिए और उसको पेमेंट दिए, तो इस तरह का ये स्पॉट पेमेंट होता है। याद रखिएगा स्पॉट पेमेंट का 50 लाख और सीनियर जीएम 1 करोड़ है। इसमें देखिए कुछ जो ये लिखे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है, नीचे जो ये लिखे हैं आपका सीरियल नंबर 1 टू ओनली, इसमें क्या है, सेकंड में दिखिएगा कि प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफिसर आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी सैंक्शन फ्रॉम परचेज रिस्पांसिबल फॉर परचेज फंक्शन, मतलब कि इसमें ये जो पावर है ये एमएम डिवीजन के ऑफिसर को पावर है, कैश परचेज करने का पावर, कैश परचेज करने का पावर जो है वो एमएम डिवीजन के ऑफिसर को है। जो प्रोडक्शन है और मेंटेनेंस सेक्शन है उनके ऑफिसर को ये पावर नहीं है, ये पावर उन्हीं से करवाते हैं ना, एमएम डिवीजन के ऑफिसर से अपना डेलीगेट करवाते हैं, उनसे प्रोक्योरमेंट करवाते हैं। ठीक है, तो कोई भी कैश परचेज का उनके पावर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर में आते हैं। सर इसमें सर ये जो शिष्य लिखा है इसका क्या मतलब, शिष्य लेजर फॉर अलाइड यूनिट्स नीड्स टू बी दिस, क्या लिखा है सिर्फ स्टोर होल्डर की बात कर रहे हैं सर, एनेबल शीट के बारे में बात कर रहे हैं। एसोसिएशन लेजर आर अप्लाइड यूनिट टू बी, अरे ये सबको मतलब जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही देखिए। अगर आप फाइनेंशियल पावर को बढ़ना, हम लोग को इसमें विद्वान थोड़ा बनना है, एग्जाम देना है ना इसमें, है ना, एग्जाम देना, आप याद भी नहीं रख पाइएगा इतना तो, है ना। इसमें भी फिर आप देखिएगा कि किसको किसको याद रखें, किसको भूल जाएं। ठीक है, तो मैं जो बता रहा हूँ बस उतना ही ध्यान दीजिए, उससे ज्यादा आता भी नहीं है कुछ इसमें। 4 नंबर है कि थ्रू एलपीसी, तो इसको सिर्फ एलपीसी मार के रखे लिखिए। ठीक है, एलपीसी लोकल परचेज कमेटी, ये जानते हैं कि ये पावर कभी बदलने वाला नहीं है किसी के लिए भी, क्योंकि एलपीसी जो होता है जीएफआर के अनुसार होता है, और जीएफआर किस में है, 155 में, रूल जीएफआर 155 में है, तो ये तो कभी बदलेगा नहीं, सब डिपार्टमेंट के लिए सेम होता है। ठीक है, तो 2.5 लाख होता है, सीनियर जीएम को पावर है 2.5 लाख होता है, तो जीएम के लिए याद रखिएगा 2.5 लाख तक एलपीसी किया जा सकता है। ठीक है, ऑल एचओडी और हेड ऑफ ओडीसी लिखा है। अरे ये सब छोड़ दीजिए ना, ये सब है एचडी, ये इसमें सब क्या पहले जीएम लिख देते हैं? पहले क्या ना पहले एनएडीपी था, और भी जो फाइल है ना, एनएडीपी है और फाइल है, ओडीसी है, ये सभी थे। तो इनके जो हेड होते हैं हर जगह जीएम नहीं कहलाता है, हर जगह जीएम नहीं कहलाता है, वो एचओडी कहलाता है, वो एचओडी कहलाता है। ठीक है, हमारे यहाँ भी एचओडी है लेकिन एचओडी को जीएम कहते हैं। तो वहां पर क्या ना हेड, जैसे हेड ऑफ ओडीसी हुआ, ऑल एचओडी, और भी जितने ये सब फाइल सबके जो पीडी होते हैं, प्रिंसिपल डायरेक्टर, वो एचओडी कहलाते हैं। तो सबका पावर 2.5 लाख ही है, मतलब किसी भी संस्था का जो एचओडी होता है उसका पावर एलपीसी के लिए 2.5 है। ठीक है, 200 पे उतना ध्यान मत दीजिए। सर ऐसी चीजें आप रिकॉर्ड करके भेज दिया करिए। ऐसी चीजें सर आप रिकॉर्ड करके भेज देंगे तो सर आपका टाइम बचेगा और सर इतना टाइम बर्बाद भी नहीं होगा। ठीक है, सब चीजें रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो फिर क्लास काहे के लिए होती है ऑनलाइन। तो देखिए 5 नंबर देखते हैं। उसको छोड़िए, 5A देखिए, है ना। देखिए क्या कहता है कि व्हेन द रिक्वायरमेंट अर्जेंट, जब रिक्वायरमेंट आपका अर्जेंट हो एंड फैक्ट्री डू नॉट हैव द एडिकेट टाइम टू प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट ऑन डिपो एंड ऑब्टेन द सेम। कुछ चीजें मटेरियल हम लोग डिपो से परचेज करते हैं, हम लोग देख चुके हैं कि कुछ चीजें हम लोग डिपो से परचेज करते हैं, आर्मी का जो डिपो होता है। और अगर हमें जब अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो और इतना टाइम ना हो हमारे पास कि हम लोग अपना डिमांड उसको दें, डिपो को दें, उससे प्रोक्योरमेंट करें, हो सकता है कोई भी कंडीशन हो सकता है, तो उस कंडीशन में हम लोग कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, ट्रेड से भी परचेज कर सकते हैं। तो इसमें जीएम को फुल पावर दिया गया है, जीएम को फुल पावर दिया गया है। ठीक है, इसमें भी फुल पावर है, जहां फुल पावर है तो उसको तो बदला नहीं जा सकता है। हमेशा जो कॉर्पोरेशन में है आपके पावर को बढ़ाया गया है, कम नहीं किया गया है। ठीक है, कम नहीं किया गया, तो जो फुल पावर है तो समझिए फुल पावर ही है।
है ना, बढ़ा सकता है, कम नहीं कर सकता है। फुल पावर मतलब फुल पावर, लेकिन उसमें कंडीशन है, रिमार्क में देखिएगा, यहाँ रिमार्क इंपॉर्टेंट है कि लिमिटेड टू सप्लाई फॉर 3 मंथ रिक्वायरमेंट, लेकिन 3 मंथ के रिक्वायरमेंट के बराबर ही वो मटेरियल को परचेज कर सकता है, 3 मंथ के रिक्वायरमेंट के लिए परचेज कर सकता है। एक और कॉलम है बगल में, देखिए कंसल्टेशन विद फाइनेंस, कंसल्टेशन विद फाइनेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी किसी चीज में, है ना, किसी किसी चीज में इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है कि क्या फाइनेंस से कंकरेंस लेना है या नहीं लेना है। जनरली ये इंपॉर्टेंट आपका किस केस में है, इस ऊपर जाइए, ये देखिए 4 नंबर में एलपीसी है ना, एलपीसी में क्या लिखा है, कंसल्टेशन विद फाइनेंस। यस, फाइनेंस का कंसल्टेशन आपको करना है, लेकिन इसके और ऊपर चले जाइए, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, कैश परचेज में कंसल्टेशन विद फाइनेंस नो, मतलब कैश परचेज करने के लिए फाइनेंस का कंसेंट, उसका कंकरेंस आवश्यक नहीं है, लेकिन एलपीसी करने के लिए आवश्यक है, लेकिन एलपीसी करने के लिए आवश्यक है। तो कुछ चीजें कहीं कहीं सर, इसका मतलब यह है कि कैश परचेज के लिए एलओ से परमिशन लेना नहीं पड़ेगा, बाकी चीज के लिए परमिशन लेना पड़ेगा एलओ से। बाकी चीज के लिए नहीं, जहां जहां पर परमिशन लिखा हुआ है यस या नो वो देखना पड़ेगा, कहाँ यस लिखा है कहाँ नो लिखा है, ठीक है। हाँ सर, मतलब फाइनेंस से मतलब एलओ से हम वो करना पड़ेगा। हाँ हाँ भाई, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जहां पर नो है मतलब वहां पर आपको फाइनेंस से कंसल्ट करने की आवश्यकता नहीं है, उनसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो वेट कराते हैं, हम लोग क्या करते हैं, वेट कराते हैं, वेटिंग करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें नहीं है, बाकी में है, एलपीसी में करना पड़ेगा, ठीक है, एलपीसी में करना पड़ेगा, बोल रहे थे 5A, ठीक है। तो अर्जेंट रिक्वायरमेंट, इसमें 3 मंथ के रिक्वायरमेंट के बराबर ही परचेज करना है, यस, कंसल्ट करना है फाइनेंस से। उसके बाद 5B में देखिए, तो यहाँ पर अंडर मार्क कर लीजिए आप कि supply from the depot are not forthcoming and the stock level in the factory has fallen down and the production activity is likely to be affected। इसका मतलब हो रहा है कि जो डिपो है उनसे हो सकता है, हम लोगों ने उस पर डिमांड दिया है, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि वो हमें तुरंत दे पाएगा, हमें जरूरत है अभी और वो नहीं दे पा रहा है। हमने डिमांड दिया, पहले में क्या था, इतना हमें टाइम नहीं है कि उस पर हम लोग डिमांड प्लेस करें और डिपो पर, लेकिन अभी क्या कह रहा है कि अभी डिमांड प्लेस हो सकता है, हमने कर दिया है, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि वो तुरंत आ पाएगा। इस कंडीशन में हमारा स्टॉक आउट सिचुएशन हो जाएगा, तो इस कंडीशन में और हो सकता है कि जो प्रोडक्शन है एक्टिविटी वो हेल्ड अप हो जाए, तो इस कंडीशन में भी आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड टू सप्लाई फॉर 3 मंथ्स के लिए पावर है, ठीक है। ये एज यूजुअल है, ये एज यूजुअल है, उसी तरह से है जैसे इसमें है, उसी तरह से बाकी जो बनाया गया है सब में है ना। अब देखते हैं, इसके बाद आता है प्रोक्योरमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्रोक्योरमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो इसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ ये 2 लाइन लास्ट का याद रखिएगा, 5 and 6 नंबर क्या है कि फाइनेंशियल पावर इज इरेस्पेक्टिव ऑफ करेंसी ऑफ पेमेंट। जो फाइनेंशियल पावर है वो ये बात नहीं कंसीडर करता है कि किस करेंसी में पेमेंट करना है, इंपोर्ट के केस में किस करेंसी में पेमेंट करना है, हमें डॉलर में करना है, रूबल में करना है, कि किस में करना है, पाउंड में करना है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता है फाइनेंशियल पावर, ठीक है, क्योंकि वो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके होता है, इंडियन रुपीज में। दूसरा है कि PFC अप्रूवल बाय OFB रिक्वायर्ड अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। जब भी हमेशा हम लोग करते हैं ये प्रोक्योरमेंट करते हैं प्लांट एंड मशीनरी का, तो यहाँ पर प्लान फाइनलाइजेशन कमेटी अप्रूव्ड बाय OFB इसकी जरूरत पड़ती है। 2 प्लान फाइनलाइजेशन कमेटी होते हैं, एक फैक्ट्री लेवल पे होता है, एक बोर्ड लेवल पे होता है। तो ये अभी भी है आपके हेडक्वार्टर लेवल पे, अभी क्या है हेडक्वार्टर लेवल पे है, ठीक है। तो PFC एक फैक्ट्री हो गया, एक PFC हो गया आपका बोर्ड लेवल, हेडक्वार्टर लेवल पे, है ना। जैसे आप मेरा हेडक्वार्टर अगर AVNL है तो इस तरह से लिखा जाता है PFC AVNL, PFC MIL, इस तरह से लिखा जाता है, तो उसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये 2 याद रखिएगा। आगे देखते हैं 6A में है कि प्रोक्योरमेंट मॉडिफिकेशन एंड रिकंडीशनिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी थ्रू LT, OT, GT।
है ना। इसमें याद रखिएगा कि प्रोक्यूरमेंट करना है, मॉडिफिकेशन करना है या रिकंडीशनिंग करना है प्लांट एंड मशीनरी का, किससे? LT/OT/GT इसके थ्रू करना है। LT से करना है, OT से करना है या GT से करना है। तो AGM का पावर 1 करोड़ है। AGM का पावर क्या है? 1 करोड़। और इस GM का जो पावर है, GM का जो पावर है 25 करोड़ है। फुल पावर फॉर परचेज फ्रॉम जेम। लेकिन अगर जेम से परचेज किया जा रहा है तो फुल पावर है। जेम से परचेज करने पर क्या दिया गया है? फुल पावर दिया गया है। तो इसको इस प्रकार से, जैसे हमारे AVNL ने चेंज किया है ना, हमारे AVNL ने चेंज किया है कि AGM को पावर 1 करोड़ है तो उसको 10 करोड़ कर दिया है, और सीनियर GM को पावर कर दिया है 50 करोड़ कर दिया गया है। 50 करोड़ कर दिया गया है, और है ना, 50 करोड़ कर दिया गया है ये पावर। GM को 50 करोड़, AGM को 10 करोड़ किया गया। आपके यहाँ क्या हुआ है देख लीजिएगा। तो ये किससे करना है? LT/OT/GT से करना है। प्रोक्यूरमेंट करना है प्लांट एंड मशीनरी का, या तो मॉडिफिकेशन करना है, उसमें चेंजेस कुछ करना है, या तो रिकंडीशनिंग करना है, ओवरऑलिंग, ये सब जो होता है। 6B देखते सर हैं। बोर्ड का इसमें सर ये चेंजेस बोल हुआ रहा है था, क्या सर? सर ये बोल रहा था कि ये जो सर फैक्ट्री लेवल में आप बोल रहे हैं कि चेक करने के लिए, बाकी क्वेश्चन में तो सर वही आएगा ना जो होगा, सिंपल सबके लिए सेम होगा, तो वहां पे तो मैं अलग अलग। उसी बात को तो मैं कितना बार बोलूं, बताइए। अच्छा नहीं नहीं सर, मैं क्लास ज्वाइन के लास्ट में ना सर, मैं ये इसीलिए पूछ रहा था, मुझे सुना नहीं था सर बिल्कुल कि आप बताए हो कुछ शायद। कह रहा हूं कि मैं, हो सकता है कि, है ना, ये यही आएगा, क्योंकि विवादास्पद जो क्वेश्चन है जनरली नहीं पूछा जाता है, जनरली नहीं पूछा जाता है। मतलब जो इसमें जो है वो वही आ सकता है जो वही है। आ सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप अपने अपने डिवीजन का भी एक फाइनेंशियल पावर निकाल के उसको देखिएगा, है ना, देखिएगा, मैच कीजिएगा कि ठीक ठीक। कुछ अगर संभावना बनती है कुछ अलग टाइप की तो दिया जाएगा आंसर। ठीक है, दिया जाएगा आंसर, लेकिन फिलहाल इसको देखिएगा, याद रखिएगा। और जब आपने फैक्ट्री का जो फाइनेंशियल पावर से मैच कीजिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा आपको याद रहेगा, क्योंकि आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि अच्छा यहाँ ये हुआ, ये यहाँ आ गया, तो ज्यादा ठीक आप ठीक पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। आप करके देखिए, देखिएगा, आपको लगेगा कि आप ज्यादा समझ रहे हैं इसमें। तो ये था प्रोक्यूरमेंट के लिए। अब सर OAB लेवल का ज्यादा याद नहीं रखना ना सर, OAB लेवल का। लेवल नहीं पूछता है उतनी, है ना, है ना? नहीं पूछता है। 6B में देखिए, 6B में है कि प्रोक्यूरमेंट, मॉडिफिकेशन, रिकंडीशनिंग करना है, लेकिन यहाँ पर था LT/OT/GT, है ना, LT/OT/GT, और रिकंडीशनिंग प्लांट थ्रू LT/OT/GT अंडर PFC अप्रूव्ड बाय फैक्ट्री, PFC अप्रूव्ड बाय फैक्ट्री। और इसके पहले वाले में देखिएगा कि PFC अप्रूव्ड बाय OFB, है ना। आपका यहाँ पर MIL आ जाएगा और AVNL लग जाएगा। ये जो प्लान फाइनलाइजेशन कमेटी है, प्लान फाइनलाइजेशन कमेटी है, अगर उसको OFB लेवल पे या हेडक्वार्टर लेवल पे अप्रूव किया जा रहा है तो ये पावर रहेगा उस कंडीशन में। और जिसको फैक्ट्री लेवल पे अप्रूव किया जा रहा है, जिस प्लान को सिर्फ फैक्ट्री लेवल पे अप्रूव किया जा रहा है, उस कंडीशन में GM का पावर 50 लाख है, उस कंडीशन में GM का पावर 50 लाख है। ठीक है, सिर्फ GM को पावर दिया गया 50 करोड़। जो AVNL ने हमारे ग्रुप में किया है उसको 1 करोड़ कर दिया है, इसको 1 करोड़ कर दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये PFC, ये याद रखना है इसमें आपको मेन, कि प्लान फाइनेंशियल कमेटी जब OFB अप्रूव करती है या आपका हेडक्वार्टर अप्रूव करती है तो उस समय सीनियर GM को पावर 25 करोड़, AGM 1 करोड़ है ना। और जब ये करती है फैक्ट्री लेवल पे होता है, PFC अप्रूवल फैक्ट्री लेवल पे होता है तो 50 लाख है ना, 50 लाख पावर है इसका। सिक्स सी देखिए, प्रोक्यूरमेंट, मॉडिफिकेशन, रिकंडीशनिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी किससे किससे करना है? सिंगल टेंडर इंक्वायरी STE, रिजल्टेंट सिंगल टेंडर मतलब RSTE, प्रोप्राइटरी आइटम मतलब PAC। इस केस में प्रोक्यूरमेंट, मॉडिफिकेशन और रिकंडीशनिंग करना है STE से, RST से, PAC। तो इस केस में GM का पावर 2 करोड़ है। इस कंडीशन में GM का पावर
2 करोड़ है, और इसमें भी 2 करोड़ ही रखा गया है। इसमें भी ये लोग एवीएनएल ने जैसे किया अपना, तो इसमें भी 2 करोड़ ही पावर रखा है इसको, ठीक है, 2 करोड़ पावर रखा है। तो इसमें भी 2 करोड़ पावर है और उसमें भी 2 करोड़ पावर है। लेकिन ये जो है पीएफसी, देखिए जब रिमार्क में देखिएगा तो पीएफसी अप्रूव्ड बाय ओएफबी इन रिक्वायर्ड, है ना, यहाँ है ना, रिमार्क में 1 में देखिए कि पीएफसी अप्रूव्ड बाय ओएफबी इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर ओएफबी से पीएफसी का रिक्वायर्ड है कि अप्रूव कराना पड़ेगा। प्लान फाइनलाइजेशन कमेटी जो है वो ओएफबी वाला कमेटी अप्रूव करेगा उस कंडीशन में, कब, जब ये एसकेएस हो जाए, पीएसी हो जाए और आरएसटी हो जाए, है ना, उस कंडीशन में ओएफबी वाला ही कर सकता है। फैक्ट्री को पावर नहीं है इस 3 वाले कंडीशन में। 7 देखिए, 7 है इरेक्शन एंड कमीशनिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन ऑफ सर्विसेज दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टीम, कंप्रेस्ड एयर, ऑयल डिपार्टमेंटली। इरेक्शन करना है, कमीशनिंग करना है मशीन का प्लांट एंड मशीनरी का हम लोग इरेक्शन करते हैं, कमीशनिंग करते हैं, उसको एस्टेब्लिश करते हैं। तो जैसे स्टीम का, कंप्रेस्ड एयर वाले का, कंप्रेसर समझ लीजिए, तो लेकिन डिपार्टमेंटली करना है ना, खुद से करना है, फैक्ट्री खुद से अपना करता है। तो इसके लिए पावर एडिशनल जीएम को 25 लाख है, तो इसे 50 लाख कर दिया गया, और जीएम को फुल पावर है, तो उसमें भी फुल पावर है, इसमें भी फुल पावर है, ठीक है। जनरली एजीएम को पूछता नहीं है, जीएम का ही पावर पूछता है। तो जीएम का है तो फुल पावर है, तो ऐसे भी फुल पावर, वैसे भी फुल पावर। सर डिपार्टमेंटली मतलब अपन लोकल स्तर हाँ, पे करना है सर? खुद से फैक्ट्री के अंदर से ना, फैक्ट्री के अंदर से खुद से अगर करना है। उसके बाद 8 में देखिए क्या लिखा है, थ्रो कॉन्ट्रैक्ट। देखिए कॉन्ट्रैक्ट लिखा है कि इरेक्शन एंड कमीशनिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन ऑफ सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टीम, कंप्रेस्ड एयर, ऑयल, जो भी है, लेकिन थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। याद रखिएगा, इरेक्शन एंड कमीशनिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। तो एजीएम को पावर कर दिया है, जैसे 10 लाख पावर है और जीएम को है 25 लाख पावर है ना, जीएम को है 25 लाख, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करने पर 25 लाख पावर है। तो जैसे एवीएनएल ने इसे 50 लाख कर दिया है, और इसमें जीएम को कर दिया है 50 लाख, है ना, 50 लाख, और उसे 20 लाख कर दिया है। जीएम को पावर 20 लाख कर दिया है, इसे 50 लाख कर दिया है, ठीक है। देखिए 9th है कि रिपेयर ऑफ एम्प्टी व्हीकल्स इंक्लूडिंग मोटरसाइकिल, ऑल मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, इनका रिपेयर करना है थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एम्प्टी व्हीकल्स और मोटरसाइकिल है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट जैसे लिफ्टर वगैरह, ये सब मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करना है। जीएम फुल पावर है तो उसमें भी फुल पावर है, इसमें भी फुल पावर है ना, उसमें फुल पावर है, इसमें भी फुल पावर है। और 10 में देखिए क्या है, रिपेयर ऑफ डिपार्टमेंटल एम्बुलेंस व्हीकल थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, है ना, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक्चुअल में मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज का है, तो इसको उतना ध्यान नहीं रखना है, फुल पावर ही है। एम्बुलेंस से रिलेटेड कौन है, जो मेडिकल ऑफिसर है ना, चीफ मेडिकल ऑफिसर है, सीएमओ है, तो उनका पावरफुल है, इसको करा सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात इधर है, रिमार्क में। ये रिमार्क अभी भी है, ये रिमार्क एज यूजुअल है। इस रिमार्क में कहता है कि the cost of repair does not exceed 20% of market value of the item or 20,000 for 2-wheelers and 1 lakh for 4-wheelers, whichever is less। कह रहा है कि ये जो आप रिपेयर कराएंगे, ये जो एम्प्टी व्हीकल्स, मोटरसाइकिल, ये सब पर रिपेयर कराएंगे, क्या कुछ भी देखेंगे आप इसको रिपेयर करने के लिए? तो ये देखेंगे कि ये जो रिपेयरिंग कॉस्ट है, वो जिसका आप करा रहे हैं, जिस व्हीकल का करा रहे हैं, तो उसके उसका जो मार्केट वैल्यू है, जो करंट मार्केट वैल्यू है, उसके 20% से अधिक नहीं होना चाहिए, उसके 20% से अधिक नहीं होना चाहिए, या तो 20,000 2-व्हीलर के केस में व्हिच इज लेस, जो भी कम हो उतना ही होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। फिलहाल ये 20,000 को 25,000 कर दिया गया है, एवीएनएल ने इसको 25,000 कर दिया है, 20,000 को 25,000 कर दिया है ना, लेकिन ये 20% एज यूजुअल है।
20% जो है एलिजिबल है कि आपको तभी कराना है जब ये 20% से अधिक ना हो, उसके करंट मार्केट वैल्यू से 20% से अधिक ना हो, या तो 20,000 से अधिक ना हो 2 व्हीलर के लिए। और 4 व्हीलर के लिए 1 लाख है, 4 व्हीलर के लिए 1 लाख है, लेकिन 20% इसके लिए भी है, 20% इसके लिए भी है कि उसका जो मार्केट वैल्यू है उसके 20% से अधिक रिपेयरिंग कॉस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। और इस केस में है कि कंकरेंस चाहिए, एकदम कंकरेंस चाहिए फाइनेंस का, और टेंडर इशू करने से पहले वेट कराना पड़ेगा, है ना। तो ये है रिपेयरिंग वर्क के केस में। 11 में है हॉस्पिटल परचेज, ये सब नहीं है, है ना, इम्पोर्टेंट नहीं है। 12 नंबर है मेंटेनेंस का, सब भी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आइए 13 नंबर में। 13 नंबर में मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर। एचओडी को फुल पावर है, हेड ऑफ ओडीसी को फुल पावर है। एक्चुअल में जीएम को फुल पावर दे दिया गया है इसमें, है ना, जीएम को भी फुल पावर है, फुल पावर है। अब देखते हैं 14 नंबर है साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, टेस्ट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सिस्टम फॉर क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एंड डेटा एक्विजिशन। साइंटिफिक इक्विपमेंट्स का प्रोक्योरमेंट करना है, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स का प्रोक्योरमेंट करना है। साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, लेबोरेटरी का आइटम खरीदना है ना, टेस्टिंग करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको प्रोक्योरमेंट करना है। तो जीएम का पावर 25 लाख है इन केस ना, ईच केस में हर एक बार जब प्रोक्योरमेंट करना है तो 25 लाख का कर सकता है। इस पावर को घटा दिया गया है, इस पावर को मैं देख रहा हूँ कि एवीएनएल ने घटा के 10 लाख कर दिया गया है, 10 लाख कर दिया है। मतलब ये जो उसमें ये कॉस्ट कटिंग ही है, ये सब क्या है। इसका पावर जो है ना उसने 10 लाख कर दिया गया है, 25 लाख पहले था, 10 लाख कर दिया है, लेकिन इसके अनुसार 25 लाख पावर है, जिनका क्या है 25 लाख पावर है साइंटिफिक इक्विपमेंट्स के लिए। और ओडीसी के लिए जो है एक्चुअल में ये सब चीजें ओडीसी वाले ज्यादा प्रेफर करते हैं, वही खरीदते हैं, है ना, क्योंकि उन्हीं का R&D काम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का उनका भी काम है। तो उनके लिए 25 लाख पावर है, तो अभी भी 25 लाख है। तो इनके लिए एचओडी, हेड ऑफ ओडीसी, इनके लिए याद रखिएगा, पर्टिकुलर इस केस में याद रखिएगा 15 नंबर में हेड ऑफ ओडीसी, ओडीसी का जो हेड होता है, डायरेक्टर होता है, उसका पावर 25 लाख है ना, तो इसमें याद रखिएगा। 16 अपने यहाँ जीएम की सर 10 लाख कर दी गई है, 25 लाख से घटा करके। हाँ, 25 लाख से घटा के 10 लाख कर दी गई है। अब आपके यहाँ क्या है देखिएगा, आपके यहाँ क्या किया है। 16 देख लीजिए कि क्या है, सैंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर RRNC इन एक्सेस टू अमाउंट सैंक्शन बाय PFC OFB। RR और NC के अंदर, है ना, न्यू कैपिटल, रिन्यूअल रिप्लेसमेंट कैपिटल के अंदर में जो एक्सपेंडिचर करना है आपको, जिसना PFC OFB ने या PFC AVNL MIL ने आपको जो भी बोर्ड ने अप्रूव्ड किया है, उनसे भी एक्सेस अमाउंट में आप कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं एक्सेस अमाउंट में, है ना, एक्सेस अमाउंट में खर्च कर सकते हैं। तो ये है 15% ऑफ ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट। क्योंकि ये जो एक्सपेंडिचर होता है ये एकदम एग्जैक्ट नहीं हो पाता है, एग्जैक्ट एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसका हो सकता है इरेक्शन में, कमीशन में, फाउंडेशन में खर्च अधिक, क्योंकि सिविल वर्क लगते हैं इसमें, तो खर्च अधिक हो जाते हैं। तो ये कितना कर सकता है, ये 15% ऑफ ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट का एक्स्ट्रा खर्च कर सकता है, एक्स्ट्रा खर्च। तो एक्सेस है, ये एक्सेस अमाउंट है, एज यूजुअल है, ये अभी भी 15%, सारे ने 15% ही से रखा है ना। जीएम कितना कर सकता है, एक्सेस 15% तक कर सकता है, ठीक है। चलिए इसमें अब नहीं है कुछ ऐसा। हम लोग आते हैं 18 नंबर पे। 18 है, पहला तो लाइन पढ़िएगा, ए, है ना, एक्सटेंशन shall not be given in case where higher rate has been paid contracted for earlier delivery। है क्या मामला है ये, एक्सटेंशन ऑफ डिलीवरी पीरियड में एक्सटेंशन, है ना, एक्सटेंड करना है डिलीवरी पीरियड को एक्सटेंड करना है। जो MM वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक्सटेंड करना है डिलीवरी पीरियड में
तो नॉर्मल सा कंडीशन है कि पहले तो करना नहीं है ना, करना नहीं है, और उस केस में तो और भी नहीं करना है जिस केस को हमने जिस कॉन्ट्रैक्ट को हमने थोड़ा हाईयर रेट पे लिया था। हो सकता है कि हमारे पास टाइम ना हो वैसा करने के लिए, है ना। L1 जो हमें रेट दे रहा था उसमें वो हाईयर था, लेकिन हमारे पास स्टॉक और सिचुएशन होने वाला था, हो सकता है, और क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते हैं ज्यादा कि फिर से इसको कैंसिल करें और रीटेंडर करें, तो हमने उसी समय उसको परचेज कर लिया। तो हमें तो लग रहा है कि वो प्राइस अधिक है, हमें तो लग रहा है कि प्राइस अधिक है। अगर इस तरह से हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो नॉर्मली उस कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग एक्सटेंशन नहीं देंगे, डिलीवरी पीरियड में एक्सटेंशन नहीं देंगे। सेकेंड लाइन पढ़िए कि सीनियर GM of all HOD and head of ODC may extended DP up to 2 years for case where OAB is CFA, है ना। GM जो है 2 साल तक बढ़ा सकता है डिलीवरी पीरियड को। कितने तक साल तक एक्सटेंड कर सकता है? 2 साल तक। ये क्वेश्चन भी आया था एक बार कि कितने साल तक, अप टू 2 इयर्स है ना, याद रखिए अप टू 2 इयर्स है। 2 साल तक, 1 दिन से लेकर 2 साल तक को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उस केस में कि जब OAB एक CFA हो, तो जनरल आप याद रखिए इस केस में कि 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है DP को, ठीक है। और एक्चुअल में AVNL ने क्या कर दिया है, इसे एक्सटेंडेड अप टू 3 इयर्स कर दिया है, 3 इयर्स, है ना, 3 इयर्स कर दिया, इसने 3 साल कर दिया है, ये 2 साल तक पहले था। उसके बाद देखिए इसमें इधर जो लिखा है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कंसल्टेशन विद फाइनेंस इंपॉर्टेंट है कि यस ना, कंसल्ट किया जाएगा फाइनेंस से, ओनली इन केसेस वेयर LD इज बीइंग वेव्ड ऑफ। हम लोग पढ़ चुके हैं ना, जबकि लिक्विडेट डिलीवरी पीरियड के लिए, लेट डिलीवरी पीरियड के हम लोग क्या लेते हैं, लिक्विडेट डैमेज लेते हैं। अगर लिक्विडेट डैमेज को हमें वेव ऑफ करना है, माफ करना है, तब हम लोग किससे कंसल्ट करेंगे, फाइनेंस से कंसल्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देख चुके हैं केस कि जनरली अगर जहां पर हमें LD लेना होता है ना, लेना होता है, तो उसमें हम कंसल्ट नहीं करते हैं फाइनेंस से और एक्सटेंड कर देते हैं। लेकिन जब हमें LD वेव ऑफ करना है तो हमें कंसल्ट करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन भी है कि LD वेव ऑफ करना है, फाइनेंस से कंसल्ट करना है या नहीं करना है ना। तो ये एज यूजुअल है, इसी तरह का केस है, जैसे इसमें है उसमें भी ऐसे है, ठीक है। अब देख लीजिए कि कितने सारे जो है कि सिमिलर है, तो क्यों विवाद वाले क्वेश्चन में वो जाएगा, तो जनरली उस वाले क्वेश्चन में आएगा जहां की उसको विवाद नहीं है ना। 19 में देखिए, वेविंग ऑफ लिक्विडेड डैमेज, है ना। तो एज पर द पावर TPC विच कंक्लूडेड द कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके लिए एक्चुअल में पावर नहीं किया गया है इसने तो AVNL ने इसको डिलीट ही कर दिया है। AVNL ने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया गया है लिक्विडेड डैमेज के करने के लिए। ग्राउंड रेंट के लिए उन्होंने कर दिया है फुल पावर, है ना, फुल पावर कर दिया गया है, लेकिन लिक्विड डैमेज करने के लिए नहीं दिया है, पावर नहीं दिया है। सर लिक्विड डैमेज क्या है सर? लिक्विड डैमेज क्या है, लिक्विड डैमेज होता है जब डिलीवरी पीरियड को एक्सटेंड किया जाता है तो उसके लिए पैसे लिए जाते हैं। डिलीवरी पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए उसके बदले में पैसे लिए जाते हैं, है ना। यूं ही डिलीवरी पीरियड को एक्सटेंड नहीं किया जाता है। जैसे 20 देखिए, वेविंग ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट एज पर द पावर ऑफ TPC व्हिच कंक्लूड द कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोग पढ़ेंगे कि किस केस में कहां पर हम लोग परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट PSD जो है वेव ऑफ कर सकते हैं, किसको लिए वेव ऑफ होता है। तो जिसके लिए जैसे जैसे नियम बना है कि वेव ऑफ करना, उसको वो कर सकता है ना। जैसे अगर बना है कि SSI जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसको वेव ऑफ करना है तो वो WMB ही कर सकता है, सीनियर GM तक जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो नियम है ना, वो नियम है, तो कर सकता है जैसा भी रूल बनाया गया है। आते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट है 22 नंबर, 22 देखते हैं। इसमें है इशू ऑफ प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट सिंगल नोन सोर्स सर्टिफिकेट फॉर परचेज। ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि TSC सर्टिफिकेट
और एसकेएस सर्टिफिकेट करने का पावर किसको है, इशू करने का पावर किसको है, तो जीएम को पावर है, फुल पावर है, एज यूजुअल है। किसी आइटम को हम लोग पीएससी बेस पे खरीदना है, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट पे खरीदना है, मतलब, और ये एसकेएस, तो दोनों ये क्या कहता है कि ये आइटम किसी और के पास नहीं है, ये आइटम किसी और के पास नहीं है, और सिर्फ किसी एक सिंगल वेंडर से खरीदना है, किसी एक सिंगल वेंडर से खरीदना है, तो इसको ये पीएससी और एसकेएस का केस बनता है। इसको परचेज करने के पहले जीएम एक सर्टिफिकेट इशू करता है। जीएम क्या करता है, एक सर्टिफिकेट इशू करता है कि हाँ ये पीएससी है ना, हाँ ये एसकेएस है, कंडीशन ये है, तो ये इशू करता है। तो ये सर्टिफिकेट कौन इशू कर सकता है, ये सर्टिफिकेट जीएम इशू कर सकता है, ठीक है, फुल पावर से जीएम को इशू करने का। सर 21 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, 21 छोड़ है ना? नहीं नहीं, देखते हैं 23 देखते हैं, 23 देखते हैं। एडवांस पेमेंट फॉर स्टील आइटम टू द मेन प्रोड्यूसर इन गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट पब्लिक सेक्टर लाइक सेल। हम लोग स्टील के जो आइटम है वो सेल से खरीदते हैं, सेल से खरीदते हैं, है ना। एक्चुअल में आइटमेस्ट प्राइस लिस्ट होता है, आईपीएल, आगे देखते हैं, आईपीएल होता है आइटमेस्ट प्राइस लिस्ट, एक्चुअली उनसे खरीदते हैं कि गवर्नमेंट तय करती है कि जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं वो सेल से ही खरीदेंगी, वो सेल से ही खरीदेंगी। तो सेल से खरीदना है स्टील आइटम को, इसके लिए एडवांस पेमेंट करना पड़ता है, हमें एडवांस पेमेंट करना पड़ता है उसको, है ना। तो सीनियर जीएम को फुल पावर है, इसमें भी फुल पावर है। कितना कर सकता है, 100% पेमेंट विद इन 14 डेज ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल विद प्रूफ ऑफ इंस्पेक्शन एंड डिस्पैच। कितना पेमेंट कर सकता है, फुल एडवांस पेमेंट 100% कर सकता है ना। जबकि 24 में देखिए कि कितना है, 100% तक कर सकता है एडवांस पेमेंट विद इन 40 दिन, 14 दिन के अंदर में। कब से 14 दिन के अंदर में, फ्रॉम विच डे, बिल ऑफ प्रूफ, है ना, बिल प्रूफ ऑफ इंस्पेक्शन एंड डिस्पैच। जब अगर सेल हमें दे दे कि, है ना, बिल दे दे, हमें बिल दे दे कि ये आपका आइटम है, इतना है, आपको डिस्पैच करना है, बिल दे दिया, इंस्पेक्शन का दे दे, वो क्वालिटी सर्टिफिकेट दे दे, और डिस्पैच का प्रूफ दे दे कि आपको डिस्पैच कर दिया गया है, आपको डिस्पैच कर दिया गया है, चाहे ट्रेन से किए हैं या ट्रक से किए हैं, जैसे भी है, आपको डिस्पैच कर दिया गया है। तो वो प्रूफ जब हमें मिल जाता है तो उसका 14 डेज के अंदर में हम लोग 100% पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा सेल वाले केस में एज यूजुअल है, क्योंकि गवर्नमेंट रूल है, तो गवर्नमेंट रूल को कोई भी अपना कोई कंपनी बदल नहीं सकती है, कोई भी रूल, ये गवर्नमेंट रूल है। अब देखते हैं 24 एडवांस पेमेंट के लिए, ये भी एक गवर्नमेंट रूल है। एडवांस पेमेंट जो है जीएफआर के अनुसार होता है, जीएफआर के अनुसार होता है, तो इसको भी कोई चेंज नहीं कर सकता है ना, चेंज नहीं कर सकता है। पावर है नॉट एक्सीडिंग 15% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। एडवांस पेमेंट करना है मतलब पेमेंट पहले करना है। हो सकता है कुछ कुछ कंडीशन में जहां पर कि सप्लायर का मोनोपोली है, हो सकता है सप्लायर का मोनोपोली हो जाता है कि मैं एडवांस पेमेंट लूंगा तभी दूंगा मटेरियल, है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि फैक्ट्री में पेमेंट करने में कितना टाइम लग जाता है, बहुत सारा टाइम फैक्ट्री में पेमेंट करने में लगता है। तो वो कर सकता है कि मुझे एडवांस पेमेंट दीजिए तब मैं करूंगा, है ना, तब मैं आइटम दूंगा, ये कर सकता है वो। तो इस केस में भी एडवांस पेमेंट दिया जाएगा, लेकिन इसमें बहुत कम लिमिट है, ये 15% तक ही दे सकता है। जीएम कितना कर सकता है, 15% तक ही एडवांस पेमेंट दे सकता है। और सेल के केस में क्या था, पब्लिक सेक्टर के केस में, पब्लिक पीएसयू के केस में, जैसे सेल और भी कोई पीएसयू हो, जैसे ऑयल कंपनी होती है, उनको भी वो 100% कर सकता है, लेकिन यहाँ पर एडवांस पेमेंट 15% करेगा। लेकिन इस 15% के लिए क्या करेगा, पहले तो नॉट एक्सीडिंग 50% कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, है ना, मतलब अप टू 15%, 15% से तो अधिक होना नहीं है। लेकिन उसके लिए रिमार्क कॉलम इंपॉर्टेंट है आपका, देखिएगा कि सब्जेक्ट टू द रिसिप्ट ऑफ बैंक गारंटी फॉर 110% ऑफ एडवांस पेमेंट। जो एमएम वाले हैं वो पढ़ चुके हैं इसको, कि जो एडवांस पेमेंट दिया जाता है उसका 110% बैंक गारंटी लेता है, ऐसे ही नहीं देते हैं। मतलब सपोज कीजिए 100 रुपये अगर हम उसे दे रहे हैं एडवांस पेमेंट, तो 110 रुपये का हम लोग उससे बैंक गारंटी भी लेते हैं। बैंक गारंटी क्या है, एक पेपर है जो बैंक हमें देता है, जिस बैंक से उसका कॉन्ट्रैक्ट है वो बैंक हमें देता है कि अगर ये फेल करता है आपको मटेरियल देने के कंडीशन में, तो आपको 110% लौटा दिया जाएगा इसका,
ठीक है, मतलब सिक्योरिटी, एक तरह से सिक्योरिटी। तो बैंक गारंटी के फॉर्म में दिया जाता है, बैंक देता है हमें, ये अश्योर्ड करता है, हमें अश्योर्ड करता है कि अगर ये फेल हो जाएगा तो 110% आपको लौटाएंगे। ठीक है, तो 110% की क्या लेते हैं, गारंटी लेते हैं इस 15% एडवांस पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब में एज यूजुअल है ना। फिर एडवांस पेमेंट टू प्राइवेट एज वेल पीएसयू ऑयल कंपनीज, है ना, जो ऑयल कंपनी है ना, प्राइवेट एज वेल पीएसयू ऑयल कंपनी के लिए अलग से है, कि हो सकता है कि रिलायंस हो, प्राइवेट ऑयल कंपनी है, अगर उससे लेना है तो अप टू 100% तक किया जा सकता है। जनरली हम लोग देखें कि जो प्राइवेट फर्म है उसको 15% तक हम लोग करेंगे, लेकिन ऑयल कंपनी के लिए अलग से बनाया गया है, अगर ऑयल कंपनी प्राइवेट भी हो तो उसे 100% तक एडवांस पेमेंट किया जा सकता है। ठीक है, सीनियर को फुल पावर है, तो ये चूंकि गवर्नमेंट का नियम है, इसे बदला नहीं जा सकता है। अब देखिए 26 में देखिएगा कि कॉन्ट्रेक्चुअल एडवांस पेमेंट एज पर कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इन ओएफबी अंडर द, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है सकता है, म्यूनिसिपैलिटी को देते हैं ना, पब्लिक सेक्टर ऑटोनोमस बॉडी को दे सकते हैं, अंडर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी जैसे जल निगम, है ना, इन सबसे पानी लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, म्यूनिसिपैलिटी का कोई काम है, तो इन सब कामों के लिए अगर एडवांस पेमेंट करना है तो कर सकता है जीएम, और 100% कर सकता है, फुल पावर है जीएम को, फुल पावर है को करने के लिए। ठीक है, तो चूंकि ये गवर्नमेंट का नियम है तो बदला नहीं जा सकता है, ये फुल पावर है ये। ठीक है, आइए 27 में आते हैं। 27 में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, और एज यूजुअल है, एज यूजुअल है ना, समान है दोनों में। ठीक है, तो मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि जब इतने सारे समानताएं हैं तो क्यों वो किसी उस मुद्दे को लेगा कि जहां पर असमानताएं हैं, है ना। स्टेज पेमेंट से क्वेश्चन आते भी हैं। स्टेज पेमेंट क्या कहता है कि स्टेज पेमेंट के लिए अथॉरिटी, तो जैसे है कि अथॉरिटी है ओएफबी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लिखा है, तो हो सकता है कि आपका बोर्ड यहाँ पर आ जाए, एवीएनएल आ जाए, एमआईएल आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। लेकिन पहले तो स्टेज पेमेंट होता है क्या, इस बात को समझ लें। तो स्टेज पेमेंट होता है, कोई एक मटेरियल को बनने में अलग अलग स्टेजेस होते हैं, बहुत सारे स्टेजेस हो सकते हैं बनने में। इसका सिंपल सा उदाहरण है यहाँ पर, एग्जांपल जो है, ये जो सिविल वर्क होता है, जैसे रोड बनता है, कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे रोड जो बनता है ना, ये एग्जांपल समझिए। तो इसमें हम लोग अब देखें, पहले तो नहीं होता था, लेकिन अब स्टेज पेमेंट होता है, कि आप सुने होंगे कि वो पहले जब आइटम को, जैसे कोल्टार है और वगैरह कुछ है, सैंड है, ये सब जब वो ला देता है तब उसको कुछ पेमेंट मिलता है, गवर्नमेंट रिलीज करती है पेमेंट। जब वो काम शुरू करता है तब वो कुछ पेमेंट देती है गवर्नमेंट। जब काम वो 50% पूरा कर चुका होता है तब कुछ गवर्नमेंट उसे पेमेंट देती है। इस तरह का सुना है ना, ऐसा होता है ना। जैसे अब देखें, कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि गवर्नमेंट अभी फंड रिलीज नहीं किया है, जिस तरह इंदिरा आवास ये सब जो योजना है, इस सब में होता है कि घर आप, जैसे एचबी इसमें हाउस बिल्डिंग अलाउंस में, उसमें भी ये होता है कि घर आप जब बना लेंगे कुछ लेवल तक तो इतना पैसा मिलेगा, फिर अब कुछ और बना लेंगे लेवल, प्लिंथ लेवल होता है, और जैसे रूफ है वो बना लिए तो इतना पैसा मिलेगा, इस तरह से। तो इसको कहते हैं स्टेज पेमेंट। आप इतना पूरा कर लिए तब इतना पैसे, आप इतना पूरा कर लिए तब इतने पैसे। तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक जो आइटम है वो क्रिटिकल नेचर का अगर आइटम है और हो सकता है बल्क में बन रहा है, तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि इसमें हो सकता है कि 3 स्टेज हैं, एक मटेरियल को बनने में 3 स्टेज हैं। तो पहला स्टेज जैसे क्रॉस कर लिया, वो सारा बन गया, तो आपको इतना पेमेंट हमें देना है। फिर नेक्स्ट स्टेज जब ये कंप्लीट कर लिया है ये मटेरियल, तो आपको इतना पेमेंट देना है। और लास्ट फिर थर्ड स्टेज अगर इतना कंप्लीट कर लिया तब आपको इतना देना है। इस तरह का पेमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, तो इसे कहते हैं स्टेज पेमेंट, है ना, इसे कहते हैं स्टेज पेमेंट। तो कितनी अथॉरिटी है स्टेज पेमेंट करने की, तो 50% है ना, 50% है ऑफ CIF वैल्यू, जो कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट है ना, इनका जो वैल्यू है उनका 50%। और नॉर्मली ये जो होता है ये
इंपोर्ट के केस में होता है, ये इंपोर्ट के केस में होता है, इस तरह का स्टेज पेमेंट किया जाता है ना। स्टेज पेमेंट के केस में होता है तो ये वैल्यू है अप टू 50% ऑफ शेयर वैल्यू, बस आपको इतना ही याद रखना है, अप टू 50% ऑफ शेयर वैल्यू। स्टेज पेमेंट जो जीएम कर सकता है अप टू 50% ऑफ सीआई वैल्यू, है ना, सीआई वैल्यू कर सकता है ये 50%। तो इम्पोर्ट के आइटम है। सॉरी ये जीएम नहीं कर सकता, ये बोर्ड पावर है ना, बोर्ड पावर अथॉरिटी जो है बीएफ उसको बोर्ड को है। तो आपका एवीएनएल हो या तो एमआईएल हो, जो भी हेडक्वार्टर हो उसको पावर है, कितना 50% ऑफ सीआई वैल्यू करेगा। लेकिन इसके लिए ना, और ये देखिए इसके पड़ेगा सेकंड नंबर, ये इंपॉर्टेंट है कि दिस पावर कैन नॉट बी सब डेलीगेटेड बाय बोर्ड, है ना। इसने भी लिखा है, इस एवीएनएल ने भी लिखा है, इसने एवीएनएल ने लिखा है कि दिस पावर कैन नॉट बी सब डेलीगेटेड बाय द एवीएनएल। मतलब इस पावर को डेलीगेट कर नहीं किया जा सकता, मतलब फैक्ट्री को डेलीगेट नहीं किया जा सकता पावर, ये जीएम को पावर ये नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए एक कंडीशन है कि इसके लिए हम लोग बैंक गारंटी भी लेते हैं, स्टेज पेमेंट करने के लिए बैंक गारंटी लेते हैं, है ना। तो इसमें लेकिन जो बैंक गारंटी लेना है, जिसमें उसमें 110 का लिए थे, इसमें वैसा नहीं है। जितना अमाउंट हम लोग स्टेज पेमेंट करना है उतना का ही बैंक गारंटी लेते हैं, इसमें उतना का ही बैंक गारंटी लेते हैं, उससे अधिक का नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये मेन दो बातें इसे याद रखना है आपको। सर इम्पोर्टेंट के लिए, ऐसा इम्पोर्टेड आइटम के लिए, हाँ इम्पोर्टेड आइटम के लिए, जनरली ये इम्पोर्टेड आइटम के लिए होता है, ठीक है। इश्यू ऑफ आइटम ऑन रिटर्नेबल नॉन रिटर्नेबल बेसिस पे, तो देखते हैं 28 आइए। Issue of capital item including vehicles for repair and overhauling to private firm, state undertaking and government department। कैपिटल आइटम को जैसे हो सकता है कि मशीनें हो सकती है, व्हीकल हो सकती है, उनको रिपेयर करने के लिए या तो ओवरहॉलिंग करने के लिए कोई प्राइवेट फर्म को या तो स्टेट अंडरटेकिंग को या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अगर देना है तो फुल पावर है, जीएम को फुल पावर है इसे देने के लिए, है ना। लेकिन इस कंडीशन में कुछ करते हैं, पहले तो फाइनेंस से कंसल्टेशन आवश्यक है, और इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, फॉर सच इशू विल बी ऑब्टेन सिक्योरिटी डिपॉजिट। इसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोग किसी गाड़ी को दे रहे हैं, व्हीकल को रिपेयर करने के लिए दे रहे हैं, हो सकता है किसी गवर्नमेंट फर्म को दे रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या ले लेंगे, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। और ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू प्लस 5% ऑन इंक्लूसिव रेट। जो भी समझ लीजिए उस व्हीकल का मार्केट वैल्यू है या करंट मार्केट वैल्यू है, उस पर 5% एक्स्ट्रा, उस पर 5% एक्स्ट्रा, ठीक है। 100 रुपये अगर समझ लीजिए करंट वैल्यू है तो 5% उसमें एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इसलिए इक्वल है, सब में, सबके सब फैक्ट्री में समान है इसे, है ना। तो याद रखिएगा, ये कभी शायद क्वेश्चन आया था, बुक वैल्यू प्लस 5%, बुक वैल्यू प्लस 5% लेते हैं जब भी रिपेयर करने के लिए, ओवरहॉलिंग करने के लिए हम लोग किसी को देते हैं, तो उसके बदले में पहले से सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लेते हैं। लेकिन क्या ऐसा हम लोग प्राइवेट में करते हैं, किसी गाड़ी को रिपेयर करने दिए तो पहले उससे पैसे लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में है सिक्योरिटी डिपॉजिट लेना पड़ता है उसे, है ना। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट था 28। 29 मतलब नहीं है, आते हैं 30 में, एयरलिफ्टिंग। 30 में है एयरलिफ्टिंग। कई बार पूछा गया है कि जो विद इन इंडिया है, भारत के अंदर है, मटेरियल को लिफ्ट करने का, यहाँ से वहां ले जाने के लिए, जो अगर बाय एयर ले जाना है तो जीएम का जो पावर है 2 लाख पर ओकेजन है, 2 लाख पर ओकेजन है। लेकिन इसे जैसे हमारे एवीएनएल ने 20 लाख कर दिया है, इसे हमारे बीएसएन ने 20 लाख कर दिया है। और फ्रॉम अब्रॉड मतलब अगर विदेश से, है ना, फॉरेन कंट्री से अगर मंगाना है, एयरलिफ्ट करना है, तो 20 लाख पावर दिया गया था, इसको 30 लाख कर दिया गया है, इसको 30 लाख कर दिया है एवीएनएल ने। हमारे यहाँ 30 लाख किया, अब अपने यहाँ देख लीजिएगा क्या किया है। लेकिन ये 2 लाख पावर था विद इन इंडिया और 20 लाख पावर था फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब देखिए 31 देखिए। 31 कहता है पहले तो डिस्पैच ऑफ स्टोर्स का डिस्पैच करना है, मटेरियल का डिस्पैच करना है। कलेक्शन
dispatch of item by other than shortest route और cheapest mode of carriage। हमें डिस्पैच करना है, लेकिन हो सकता है जो मेथड हम लोग जो ट्रांसपोर्ट का मीन्स जो एडॉप्ट कर रहे हैं वो चीपेस्ट नहीं है, ना ही वो शॉर्टेस्ट रूट है, हो सकता है ना। तो उस केस में क्या जीएम परमिशन दे सकता है? तो जीएम हाँ परमिशन दे सकता है, फुल पावर है। कंडीशन हो सकता है कि जैसे हमें अगर ट्रेन से हम इस आइटम को भेजें तो हमें चीप पड़ेगा, है ना, सस्ता पड़ेगा, लेकिन हो सकता है उसके जगह पे हम लोग इससे भेज रहे हैं, किससे भेज रहे हैं? आइटम को ट्रक से भेज रहे हैं, तो ट्रक थोड़ा सा तो डेरर होगा ना, थोड़ा कॉस्टली होगा, ये महंगा होगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ रीजन हो इसका, है ना, कुछ रीजन हो कि इससे ही भेजना है हमें, तो ये डिसीजन जीएम ले सकता है। मतलब चीपेस्ट, जरूरी नहीं कि वो चीपेस्ट मोड को ही अपनाए या शॉर्टेस्ट रूट को, हो सकता है इस रूट से जाए तो सस्ता पड़ेगा, लेकिन इस रूट से जाना, हो सकता है कुछ रीजन ऐसा हो कि इसका सिक्योरिटी का ध्यान रखना है हमें, तो इस रीजन से जाएंगे, इधर से नहीं जाएंगे। ये डिसीजन जीएम ले सकता है, फुल पावर है। मतलब कलेक्शन या डिस्पैच करना अगर मटेरियल का, तो वो शॉर्टेस्ट रूट या चीपेस्ट मोड को नहीं भी अडॉप्ट कर सकता है, इसके लिए पावर है जीएम को, फुल पावर है। ठीक है, तो एज यूजुअल पावर है ये। मतलब सर कहीं से मंगाना है, कलेक्शन करना है, उसके लिए भी और किसी को देना है, डिस्पैच के हाँ, लिए, दोनों उसके के लिए भी। लिए कलेक्शन और डिस्पैच दोनों कंडीशन है ना, दोनों कंडीशन है। इसके बाद आता है आपका ये 32, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 32 आपका, है ना, एवं वाले के लिए खास करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं इसका एक पीडीएफ बना के दे दूंगा, तभी आपको समझ में आएगा। इसमें एक्चुअल में लिखना पड़ेगा मुझे, तब आपको समझ में आएगा, है ना। तो इसमें मैं बना के दे दूंगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन आए भी हैं, इनसे क्वेश्चन आए भी हैं कि कैसे सैंपल को इशू करते हैं, कैसे करते हैं, तो इनको छोड़िए। सर टेक्निकल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नहीं, टेक्निकल वाले लोग नहीं, एमएम वाले के लिए है। डिस्पोजल देखते हैं, टेक्निकल के लिए इसमें उतना सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें जो जो जैसे कैश परचेज था, एलपीसी था, है ना, और भी कुछ एयर लिफ्टिंग वाला जैसे था, ये सब कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है जो ज्यादा दिख रहे हैं, जनरली पूछते हैं सभी में। हाँ जी। देखते हैं 33 क्या है। डिस्पोजल का केस है, ये डिस्पोजल का केस है, डिस्पोजल का केस है। तो डिस्पोजल है इसमें कि डिक्लेरेशन ऑफ सरप्लस सर्विसेबल स्टोर्स, है ना, सरप्लस सर्विसेबल स्टोर्स। सरप्लस सर्विसेबल स्टोर्स को क्या करना है? डिक्लेयर करना है ना, डिक्लेयर करना है। पहले आप उसे बेचने के लिए डिक्लेयर करना पड़ता है, इसे डिक्लेयर करना पड़ता है ना। तो इसमें आते हैं ड्रम, कंटेनर एंड पैकेजेज, ये सर्विसेबल हो सकते हैं, ये सर्विसेबल हो सकते हैं, ये ड्रम, कंटेनर और पैकेजेज, है ना, ये सर्विसेबल हो सकते हैं। तो इनमें पावर है जीएम का, फुल पावर है ना, जीएम का फुल पावर है, अभी भी फुल पावर है, सारे चीजों में, सारे फैक्टरों में से फुल पावर दिया है। और ड्रम, कंटेनर, अदर देन ड्रम एंड कंटेनर एंड पैकेजेज, कंटेनर और पैकेजेज को छोड़कर, है ना, अगर ड्रम, कंटेनर, पैकेज नहीं है उनको छोड़कर 1 करोड़ पर केस है। और जैसे एबीएनएल ने भी 1 करोड़ ही रखा है, इसे 1 करोड़ ही रखा है, इसे पावर दिया गया है कि सरप्लस सर्विसेबल स्टोर से, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहा है ये कह रहा है सरप्लस सर्विसेबल स्टोर्स, है ना, सरप्लस सर्विसेबल स्टोर्स है, ये सरप्लस सर्विसेबल स्टोर है। ड्रम, कंटेनर, पैकेजेज के लिए फुल पावर है जीएम को, लेकिन यही सरप्लस सर्विसेबल स्टोर्स अगर अदर देन ड्रम, कंटेनर एंड पैकेजेज हो, तब ये जो पावर है, ये पावर बन जाता है उसका 1 करोड़ पर केस बनता है, ठीक है। सर इनको डिस्पोज करने का पावर, यस यस, डिस्पोज करने का पावर है ना, इनको पहले। अलग दिन में सर क्या किया जाएगा जैसे? अच्छा, एक सेकंड में बता रहा हूँ कि डिस्पोज करने के पहले क्या होता है कि पहले उसे डिक्लेयर करना पड़ता है, पहले उसे डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये सर्विसेबल है, और सरप्लस इसे डिक्लेयर करना पड़ता है। आप फैक्ट्री में सरप्लस को ही
डिस्पोज कर सकते हैं, जो सरप्लस नहीं है उसे डिस्पोज नहीं कर सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है इसका। यहाँ रिमार्क में देखिएगा एक चीज लिखा हुआ है, स्टॉक रिव्यू कमिटी, तो ये इंपॉर्टेंट है ये भी ना। क्या लिखा है ये, स्टॉक रिव्यू कमिटी, हम लोग फॉलो भी करते हैं इसे, है ना, अभी भी फॉलो होता है। अपने थ्योरी में लिखा है कि 20 मंथ से ऊपर है तो सरप्लस का इलाज है सर, अपने थ्योरी में नोट में लिखा है आपने। हाँ वो सब है। तो उसको पहले तो सरप्लस को डिक्लेयर करने का पावर चाहिए। सरप्लस डिक्लेयर होगा तभी तो वो फिर स्क्रैप होगा और वो डिस्पोज करेंगे। तो पहले सरप्लस को, इसको सरप्लस डिक्लेयर करने का पावर होना चाहिए। किसको? सर्विसेबल स्टोर्स को। सर्विसेबल स्टोर्स कौन सा हो सकता है? ड्रम, कंटेनर एंड पैकेजेज हो सकता है ना। तो इनके लिए फुल पावर। लेकिन अदर देन ड्रम, मतलब ड्रम, कंटेनर, पैकेजेज को छोड़िए तो बहुत सारे मटेरियल होते हैं। क्या फैक्ट्री में आपको सिर्फ ड्रम, कंटेनर और पैकेजेज ही दिखते हैं कि और भी दिखते हैं? तो जितने सारे मटेरियल दिख रहे हैं आपको, सर्विसेबल जो आइटम है वो इस सेकंड वाले कंडीशन में आ गया, है ना। जितने भी आइटम आपको स्टोर वगैरह में दिख रहे हैं तो वो सारे मटेरियल हो गया अदर देन ड्रम, कंटेनर, पैकेजिंग में। पावर है 1 करोड़, पावर है 1 करोड़। लेकिन रिमार्क में देखिए कि द पावर इज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ सरप्लस फॉर फर्दर डिस्पोजल सब्जेक्ट टू रिकमेंडेशन ऑफ स्टॉक रिव्यू कमिटी। ये जब डिक्लेयर कर देता है, जब जीएम डिक्लेयर कर देता है कि इट इज सरप्लस, है ना, ये सरप्लस हो गया है, लेकिन उसको एक रिकमेंडेशन लेना पड़ता है स्टॉक रिव्यू कमिटी से डिस्पोज करने के लिए। इसने तो अभी सरप्लस डिक्लेयर किया, इसने क्या कर दिया, जीएम ने, सरप्लस है ना, बेच सकते हैं हम इसको। लेकिन इसको पहले जाना पड़ेगा स्टॉक रिव्यू कमिटी के पास डिसीजन लेने के लिए। तो ये एज यूजुअल है ना। एवियनल बेसिस स्टॉक रिव्यू कमिटी रखा है, सारे फैक्ट्री में रखा है इसे, कि पहले उसके बाद फाइनली डिस्पोज होने के पहले इस कमेटी के पास जाएगा और ये कमेटी डिसाइड करेगी कि एक्चुअल में ये सरप्लस है कि नहीं है। जीएम ने तो कर दिया लेकिन इसका रिकमेंडेशन लिया जाएगा। तो मैंने बताया था कि स्टॉक रिव्यू कमेटी में कौन कौन होते हैं मेंबर, ठीक है। जीएम इसमें भी शायद जीएम है सर। जीएम एक चेयरमैन होता है, जीएम इसका चेयरमैन होता है स्टॉक रिव्यू हाँ कमेटी। जीएम ही है सर। हाँ जीएम जीएमआई एजीएम भी रहते हैं और एक अकाउंट का आदमी भी रहता है। हाँ ना, फाइनेंस का रहेगा, यूजर का रहेगा, एमएम का रहेगा, एजीएम लेवल रहेगा, और इसका जो चेयरमैन रहेगा वो जीएम रहता है। तो इसके पहले सर जाता है वो हाई लेवल टेक्निकल चेक कमेटी, फिर आता है इनके पास। हाई लेवल टेक्निकल चेक कमेटी होता है नॉर्मली, वो किसके लिए होता है? सर्विसेबल स्टोर्स के लिए। अच्छा। हाई लेवल टेक्निकल चेक कमेटी जो होता है सर्विसेबल स्टोर्स के लिए होता है, उसके लिए हाई लेवल टेक्निकल चेक कमेटी बनती है। तो दूसरे 3 स्टेज से गुजरना होता है। एक डिक्लेरेशन वाला स्टेज जहां पर जीएम डिक्लेयर करता है कि सरप्लस है। उसके बाद हाई लेवल टेक्निकल चेक कमेटी होती है जो उसके टेक्निकलिटी को ध्यान में रखती है और रखती है क्या कहीं और फैक्ट्री में यूज होने वाला है क्या ये, क्योंकि सर्विस मास में इसको सर्कुलेट करते हैं। हाँ ठीक है, तो मास में वो सर्कुलेट करता है। उसके बाद फिर आता है ये स्टॉक रिव्यू कमेटी के पास, उसके बाद ये डिस्पोज होता है, सर्विसेबल स्टोर्स के लिए होता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ड्रम कंटेनर पैकेज क्वेश्चन भी आता है। ड्रम कंटेनर फुल पैकेज है, अदर देन ड्रम कंटेनर 1 करोड़ है तो 1 करोड़ ही रखा गया है, लेकिन ये सब्जेक्ट टू रिकमेंडेशन ऑफ स्टॉक रिव्यू कमिटी, ठीक है। 34 में आते हैं। 34 में डिक्लेरेशन ऑफ अनसर्विसेबल स्टोर्स, स्क्रैप, स्वैप, ऑब्सोलीट एंड वेस्ट मटेरियल। अब इन तरह के मटेरियल आए, अनसर्विसेबल स्टोर्स हो गए, जो अनसर्विसेबल हैं, स्क्रैप हैं, स्वैप हैं, ऑब्सोलीट हैं एंड वेस्ट मटेरियल है। तो इनके लिए जीएम को फुल पावर दे दिया गया है ना, इसके लिए फुल पावर दिया गया है। लेकिन ये भी है सब्जेक्ट टू रिकमेंडेशन ऑफ स्टॉक रिव्यू कमिटी, इसमें भी स्टॉक रिव्यू कमिटी का रिकमेंडेशन चाहिए, ठीक है। स्टॉक रिव्यू कमेटी का सर ये स्वार्फ क्या है? स्वार्फ होते हैं ना वो जो कटिंग होता है, जैसे स्टील है या हाई स्पीड स्टील है या माइल्ड स्टील होता है, जो कटिंग होता है तो उसका जो चिप्स गिरता है उसी को स्वार्फ कहते हैं ना। छीलन बोलते हैं सर उसको। हाँ होता छीलन, लेथ मशीन वगैरह में। हाँ हाँ जो भी बोले, लेकिन स्वार्फ उसका टेक्निकल नेम है ना, टेक्निकल नेम तो स्वार्फ, इसको स्वार्फ कहते हैं। तो उनके लिए फुल पावर है। तो याद रखिएगा, डिक्लेरेशन ऑफ अनसर्विसेबल स्टोर, स्क्रैप, ऑब्सोलीट एंड वेस्ट मटेरियल फुल पावर है, इसमें भी जीएम को फुल पावर रखा गया है ना। 35 में देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ अनसर्विसेबल प्लांट एंड मशीनरी बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर, इसमें थोड़ा सा देखिएगा, इंटरेस्टिंग है ये वाला 35, 36 है ना। इसमें क्या है कि 35 ने कहा कि डिक्लेरेशन ऑफ अनसर्विसेबल प्लांट एंड मशीनरी बियॉन्ड इकोनॉमिक लिखा है, किसका? प्लांट एंड मशीनरी
लेकिन वो कैसा होना चाहिए, बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर होना चाहिए और अनसर्विसेबल भी होना चाहिए। मतलब उसको रिपेयर बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर समझते हैं कि ऐसा रिपेयर जिसमें कि वो हमारे लिए सही नहीं है, इतना खर्च हो जाएगा रिपेयर में कि उसने हो सकता है हम नया जाके प्रोडक्ट खरीद लें, तो वो है बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर। तो अनसर्विसेबल, उसके लिए पावर है जीएम को, फुल पावर है जीएम को, क्या है, फुल पावर दे दिया गया है। लेकिन ठीक 36 में देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ डिस्पोजल ऑफ सरप्लस सर्विसेबल प्लांट एंड मशीनरी। अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी सर्विसेबल कंडीशन में है और उसे डिस्पोज करना है, अगर सरप्लस हो गया है लेकिन उसको डिस्पोज करना है, हो सकता है कि कोई आइटम ऐसा है जो मशीन सर्विसेबल है लेकिन उससे जो मटेरियल बनता था वो अब हमारे फैक्ट्री में नहीं बनता है, दैट इज सरप्लस हो गया हमारे लिए वो, लेकिन वो सर्विसेबल है। तो ऐसे आइटम का जीएम को पास पावर नहीं है डिस्पोज करने का, सीधे पावर है डीजीएफ को, या तो अभी जो पावर है वो डायरेक्टर ऑपरेशन, क्या कहलाता है, डायरेक्टर ऑपरेशन बोर्ड में, है ना। ऑपरेशन जो है आपका डिवीजन, रेटिंग डिवीजन जैसे मेंबर था बोर्ड में, उसी तरह से आपका डायरेक्टर ऑपरेशन यहाँ पर ऑपरेटिंग डिवीजन मेंबर का रोल प्ले करता है। तो उसका पावर है 20 लाख, एज यूजुअल है 20 लाख ही रखा गया है। तो मेन आपको याद रखना कि जो पावर है वो सरप्लस सर्विसेबल प्लांट एंड मशीनरी में पावर नहीं है जीएम का, अनसर्विसेबल बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर वाले मशीन में ही पावर है इसे। सर ये तो बहुत बड़ा है सर। क्या बड़ा ये बड़ा है कैसे, जो एमएम वाले हमको तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, है ना, उनके लिए कोई बड़ा तड़ा नहीं चलेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा उसको। अभी आधा भी नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन इसे जब आप 2-4 बार पढ़ेंगे, 2-4 बार पढ़ते रहेंगे तो हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है ये। वैसा ही है सर, फॉर्म नंबर और वर्क ऑर्डर जैसा है, 2-4 बार पढ़ेंगे तो हाँ बैठेगा। अरे वैसा ही है ये, वैसा ही है ना, याद हो जाता है। अब देखिए कि 37 कहता है कि डिस्पोजल ऑफ सर्विसेबल या तो अनसर्विसेबल स्टोर्स, स्क्रैप, स्वैप, ऑब्सोलीट वेस्ट। इसमें एक्चुअल में जीएम को तो फुल पावर है ही, एजीएम और डीजीएम को, ज्वाइंट जीएम को भी पावर दे दिया गया है, जेडीएम को भी पावर दे दिया गया है। तो इसमें पावर 50 लाख है और 20 लाख है, एज यूजुअल है। एबीएनएल ने भी एज यूजुअल रखा है ना। जीएम को तो फुल पावर दिया ही है और इसमें एजीएम को भी 50 लाख का पावर दिया है और ज्वाइंट जीएम डीजीएम को पावर भी 20 लाख दिया है, तो एज यूजुअल है ये पावर। डिस्पोजल दोनों रहेगा, सर्विसेबल और अनसर्विसेबल दोनों रहेगा। हाँ दोनों रह सकता है इसमें, लेकिन वो है स्क्रैप, स्वैप, ऑब्सोलीट स्टोर, वेस्ट मटेरियल, अगर इस तरह का है पावर, है ना, इस तरह का पावर है तो उसे किया जा सकता है। डिस्पोजल ऑफ अनसर्विसेबल प्लांट एंड मशीनरी बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर। तो हम लोग जानते हैं कि अनसर्विसेबल प्लांट और मशीनरी का बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर अगर है तो फुल पावर है जीएम को, वेयर बुक वैल्यू इज लेस देन 5% ऑफ ओरिजिनल बुक वैल्यू। लेकिन इसमें कहता है कि उसका जो बुक वैल्यू है, उस मशीन का जो बुक वैल्यू है ना, ये देखिएगा, या देखिए इसमें 34 में 36 में क्या लिखा है, इस वर्ड को ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखा है डिक्लेरेशन, क्या लिखा है, डिक्लेरेशन, तीनों में। उसके बाद 37 में आइए तो क्या लिखा है, डिस्पोजल, है ना, डिस्पोजल। तो ये दोनों अलग चीजें हैं, डिक्लेयर करना और डिस्पोज करना दोनों अलग चीजें हैं। डिक्लेरेशन मतलब है उसने डिक्लेयर कर दिया, उसने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन डिस्पोज नहीं, क्योंकि उसके बाद एसआरसी में जाता है, स्टॉक रिव्यू कमेटी में जाता है, उसके बाद टीडीसी होता है, टेंडर डिस्पोजल कमेटी होता है, ठीक है। तो टेंडर डिस्पोजल कमेटी में ये भी होते हैं, जीएम भी हो सकता है, एजीएम भी होता है, ज्वाइंट जीएम भी होता है, टीडीसी में होता है, टेंडर डिस्पोजल कमेटी में होता है। तो इसलिए पावर इसको दिया गया है, डिस्पोजल करने का अलग से पावर, डिस्पोजल करने का अलग से पावर दिया गया है कि सीनियर जीएम को तो फुल पावर है और एजीएम को 50 लाख तक पावर है और ज्वाइंट जीएम डीजीएम को 20 लाख तक पावर है। डिस्पोज करने का पावर है, ये डिक्लेयर करने का पावर नहीं है।
जब डिक्लेयर करके एसआरसी अप्रूव करके जब टीडीसी को भेज देगा, टेंडर डिस्पोजल कमेटी को भेज देगा, तो उसको सिर्फ क्या करना है, बेचना है, उसको डिस्पोज करना है। उनको इन सब से कोई मतलब नहीं है कि ये बना कैसे बना, एसआरसी में हुआ क्या हुआ, इस सबसे कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ डिस्पोज करना है। तो डिस्पोज करने का ये पावर है, चाहे वो सर्विसेबल हो या अनसर्विसेबल स्टोर हो, स्क्रैप हो, स्वैप हो, ऑब्सोलीट हो, कोई भी हो, है ना, उसका पावर डिस्पोज करने के लिए। ध्यान रखिएगा डिक्लेरेशन और डिस्पोज में अंतर है ना। उसके बाद 38 में डिस्पोजल ऑफ अनसर्विसेबल प्लांट एंड मशीनरी बियॉन्ड इकोनॉमिक सर्विसेबल। अनसर्विसेबल प्लांट और मशीनरी के लिए डिस्पोजल का पावर क्या है, जीएम का फुल पावर है, लेकिन वेयर बुक वैल्यू इज लेस देन 5% ऑफ ओरिजिनल बुक वैल्यू, अगर उसका जो बुक वैल्यू है, जो लास्ट डेप्रिसिएटेड बुक वैल्यू है, वो उसके ओरिजिनल बुक वैल्यू से 5% से कम होना चाहिए। अगर सपोज कीजिए उसका 1 लाख प्राइस था, 1 लाख प्राइस है, तो अभी जो बुक वैल्यू है इसका 5,000 से कम होना चाहिए, 5,000 से कम होना चाहिए, ठीक है। इसमें नोट में थोड़ा सा देख सकते हैं, सेकंड नंबर को आप देख सकते हैं कि द डिस्पोजल शैल बी इफेक्टेड बाय पब्लिक ऑक्शन थ्रू एमएसटीसी, एमओडीई nominated agency, open tender, limited tender may be resorted to with the proper justification prior approval of concerned operating division of OFB। मतलब कि ये जो डिस्पोजल किया जाएगा किससे होगा, या तो पब्लिक ऑक्शन से किया जा सकता है, लेकिन ये पब्लिक ऑक्शन एमएसटीसी कराती है, या तो कोई एमओडी जो नॉमिनेटेड एजेंसी है, अगर एमओडी ने किसी एजेंसी को नॉमिनेट किया है तो उसके अनुसार होता है। ये एज यूजुअल है, उसमें भी है इसमें भी है, ठीक है, एज यूजुअल है। तो हो सकता है कि उस एजेंसी को एमओडी ने नॉमिनेट किया है या तो एमएसटीसी के थ्रू। फिलहाल हमारा कॉन्ट्रैक्ट, सभी फैक्ट्रियों का कॉन्ट्रैक्ट एमएसटीसी के साथ है, एमएसटीसी के साथ है, तो हमारे सारे आइटम को डिस्पोज करना है किसे, एमएसटीसी के थ्रू करना है ना। और जनरली जो रेट रनिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, थर्ड नंबर देखिएगा कि रेट रनिंग कॉन्ट्रैक्ट में आल्सो बी कंक्लूडेड विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ कंसर्न ऑपरेटिंग मेंबर ऑफ ओएफबी। तो यहाँ पर आपका कंसर्न ऑपरेटिंग मेंबर हटके क्या आ गया है, डायरेक्टर ऑपरेशन, जस्ट लाइक एवीएनएल, एमआईएल, इस टाइप का हो गया है। तो अगर रेट रनिंग कॉन्ट्रैक्ट करना है इन सब आइटमों के लिए तो आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है, रेट रनिंग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और नहीं तो आप एमएसटीसी के थ्रू से सेल कर सकते हैं, एमएसटीसी के थ्रू से सेल कर सकते हैं। सर रेट रनिंग सर कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर? रेट रनिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, नॉर्मल भाषा में समझिए तो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है कि साल भर जितने भी, सपोज कीजिए कि इस सब केस में होता है कि हम जानते हैं कि फैक्ट्री में जो स्वाफ है ना, स्वाप जनरेट होते रहते हैं, है ना, प्लांटों में जहाँ पर ये मशीनिंग का काम होते रहते हैं, स्वाप जनरेट होते रहते हैं, रोज जनरेट होते हैं ना। तो रोज जनरेट हो के क्या ना, उसका एक ढेर बन जाता है, एक पाइल बन जाता है। तो उसका एक तरीका है कि एक रेट रनिंग कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो इसके थ्रू क्या होता है कि उस फर्म के साथ हमेशा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि प्राइस फिक्स है भाई, है ना, अगर 10 रुपये केजी में जा रहा है तो ठीक है 10 रुपये केजी में, साल भर में जितने भी जनरेट होते गए तुम लेते जाओ, फिक्स नहीं है, क्वांटिटी फिक्स नहीं है कि 1,000 केजी से देंगे कि 1 लाख केजी देंगे कि 5 लाख केजी देंगे। लेकिन जब हम लोग एमएसटीसी के थ्रू ऑक्शन करेंगे तो उसमें फिक्स होता है, उसमें ये फिक्स होता है कि हम 1 लाख केजी के लिए कर रहे हैं, 2 लाख केजी के लिए हम ऑक्शन कर रहे हैं। लेकिन रेट रनिंग में क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है। इन साल, 1 साल के लिए किए हैं, 2 साल के लिए किए हैं, तो इन साल में जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है तुम ले जाओ, है ना, रेट फिक्स है 10 रुपये केजी, इसी को कहते हैं रेट रनिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। 39 आइए, 39 में देखते हैं कि वेविंग ऑफ ग्राउंड रेंट को वेव करने का। तो पहले था 10,000 पावर था पहले 10,000, लेकिन फिलहाल जो सारेफ ने किया है, एबीएनएल ने, एमआईएल का में, है ना, सब ने इसे फुल पावर कर दिया है, जीएम को फुल पावर कर दिया है ग्राउंड रेंट के लिए। किस किस में होता है ये ग्राउंड रेंट? डिस्पोजल के केस में हमने मटेरियल को डिस्पोज कर दिया, उसे टाइम कर दिया, एसआरओ रिलीज कर दिया, सेल रिलीज ऑर्डर दे दिया हमें कि अब आपका टाइम स्टार्ट, 1 महीने के अंदर फ्री लिफ्टिंग पीरियड जो 1 महीने का होता है, 1 महीने के अंदर आप मटेरियल को ले जाइए। 1 महीने के अंदर वो मटेरियल को अगर नहीं ले जा पाता है
तो क्या शुरू होता है उसका? ग्राउंड रेंट शुरू होता है, उसका ग्राउंड रेंट शुरू होता है, हम लोग ग्राउंड रेंट लेना उससे शुरू कर देते हैं। तो ये जो ग्राउंड रेंट होता है कितना होता है तो बता सकते हैं? सर 1% सर 2% पर 2% पर डे। 5% और 10% से ज्यादा नहीं। 2% पर डे। 2%। पर वीक 2% पर वीक है सर। सर 2% पर पर वीक। चलिए ठीक है, 2% पर डे है। ये जो ग्राउंड रेंट है एमएसटीसी के अनुसार क्या है? 2% पर डे है। लेकिन जो ग्राउंड रेंट होता है उस केस में, रिजेक्टेड मटेरियल के केस में, उसमें अलग होता है, उसमें 1%, ठीक है, पर वीक है। लेकिन ये ग्राउंड रेंट डिस्पोजल के केस में है 2% पर डे, और रिजेक्टेड मटेरियल के केस में 1% पर वीक है। ठीक है, तो अलग अलग ग्राउंड रेंट है, याद रखिएगा। तो इस लोकल के लिए सर अलग होगा सर फिर? लोकल के लिए क्या? एमएसटीसी, अरे ये साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ, हमें जो ये बेचना है ना, डिस्पोज करना, एमएसटीसी से ही करना है, एमएसटीसी से ही करना है, ठीक है। सर रिजेक्टेड मटेरियल के लिए 1% पर वीक है। हाँ 1% पर वीक ही है ना, रिजेक्टेड मटेरियल के लिए 1% पर वीक। हाँ, और 2 हफ्ता है। 2 वीक्स तक ही है उसका। अरे नहीं, 2 वीक नहीं है, 10 वीक है सर। 10 वीक है। हाँ 10 वीक है। 10 वीक, कुछ भी बोलते हैं, क्या बात है। सर ठीक है, आज बस करिए सर। अच्छा ठीक है, अभी बस इसे लास्ट है। नहीं सर बढ़ाइए सर, समय है तो बढ़ा दे, सब फ्री है सर, नहीं संडे का सर टाइम बस करिए सर, बस अब सर समय धैर्य। तो ये जो बनाना यूनिट सर है अभी। ये फुल पावर दिया गया है, 10,000 पावर था, लेकिन अभी करने का इसे फुल पावर कर दिया गया है। तो सारी फैक्ट्रियों में मैं देख रहा हूँ कि फुल पावर कर दिया है इसे, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसे 10,000 पावर था, फुल पावर कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो है, हाँ, तो इसमें रिमार्क में थोड़ा देख लीजिए, रिमार्क में देख लीजिए क्या कहता है। पहले तो रिकॉर्ड करेगा, रीजन क्लियरली रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। और सेकंड में कि आल्सो एप्लीकेबल फॉर रिजेक्टेड स्टोर्स, प्लांट एंड मशीनरी सप्लायर और वेंडर्स लेइंग इन फैक्ट्री प्रेमिसेस एज पर रिस्पेक्टिव और भी प्रोक्योरमेंट मैनुअल। उस केस में भी होता है, डिस्पोजल के केस में भी हो रहा है, और साथ में जो रिजेक्टेड मटेरियल रखा रहता है उस केस में भी, दोनों केस का ग्राउंड रेंट वो वेव ऑफ कर सकता है, फुल पावर है, ठीक है। तो ये 39 खत्म हो गया। उसके बाद है सिविल ट्रेड और एक्सपोर्ट है, इसे हम लोग किसी और दिन देखेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना लेने के लिए सर। हाँ सर कंडीशनिंग और कमीशनिंग के बारे में सर कुछ बताइए। दोनों सेम है या अलग अलग होता है? इरेक्शन एंड कमीशन, एक कमीशनिंग होता है ना सर, एक कंडीशनिंग होता है। कंडीशनिंग क्या होता है? रिकंडीशनिंग होता है। रिकंडीशनिंग मतलब कि जैसे ओवरऑलिंग करते हैं ना, ओवरऑलिंग करते हैं, या तो उसका कुछ चेंज करना है, बदलना है, ठीक करना है, दैट इज कंडीशनिंग, रिकंडीशनिंग, है ना। अच्छा सर रिक्वेस्ट था एक सर। ये बोला था सर, अपना जो फैक्ट्री सर डिवाइड हो गया है सर, अलग अलग ब्रांच में, अलग अलग इसमें, तो सर इसका सर थोड़ा सा एक अगर क्लास लेके अरे बता कर देते। दूंगा। अरे ये सब कोई जरूरी अभी नहीं है, जब आपका एग्जाम होने लगेगा ना, तो ये जो जीके की चीजें हैं ना, जो फैक्ट्री कैसे बना, कैसे हुआ, ये सब मैं समराइज करके बता दूंगा, जो अभी कोई जरूरी नहीं है ना। फिलहाल अपना जो मेन पेपर है वो पढ़िए, ये सब कोई बड़ा बात नहीं है। आप एक दिन भी पढ़िएगा तो सारा समझ में आ जाएगा, हिस्ट्री, है ना। तो फिलहाल मेन सब्जेक्ट पढ़िए, वो सब मैं कर दूंगा, वो सब मैं। इसको भी सर फाइनल पे जल्दी करा दीजिए, क्योंकि सर ये भी रटना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, करा दूंगा। फिलहाल इतना तो रट लीजिए आप। हाँ सर, इतना रटने का प्रयास करते हैं। ठीक है। फैक्ट्री के लैंड में मिलेगा तो सर ये फाइनेंशियल पावर का जो पीडीएफ है फैक्ट्री लेवल का, लैंड से प्राप्त होगा क्या? कॉमनेट से मिल जाएगा। कॉमनेट से मिल जाएगा, कॉमनेट से मिल जाएगा, या नेट पे भी देखिएगा, शायद है, सही फैक्ट्रियों का है, देख लीजिएगा, नेट पे मिल जाएगा, कॉमनेट पे तो रहता ही है ना। ठीक है सर एक बार सर वो प्रोसेस कॉस्टिंग का सर वो बताने वाले से वर्क ऑर्डर सर वो रहते बताऊंगा। प्रोसेस कॉस्टिंग का तो बताया तो है वर्क ऑर्डर मैंने, उसमें सर एक कंफ्यूजन था, बोला था मैं इसको बाद में बताऊंगा, मतलब अंडरलाइन किए थे सर।
अच्छा ठीक है, मुझे मैसेज कर दीजिएगा क्या अंडरलाइन कराए थे, ओके ओके मैसेज कर दीजिएगा। सर हेलो सर, बोलिए। क्वेश्चन पेपर सर करा दीजिए सर, बहुत दिन हो गए सर, कोई आया अरे, नहीं है सर। अच्छा ठीक है, मैं करा दूंगा चलिए, सर ठीक है, हो सकता है आज ही करा दूँ, जैसा भी करा दूंगा मैं। हाँ सर, ये सही रहेगा। सर प्रीवियस ईयर का क्लियर सर, करवा बहुत दिन हो गए सर, सूखा पड़ा हुआ है। सूखा पड़ गया। अरे ये भी तो चल रहा है, टेस्ट सीरीज में चल रहा है, इसको गीला गीला कर ले, ये भी तो चल रहा है, ये भी तो अच्छा हो रहा है। चलिए इसे याद खाली करके से काम ढूंढता वो चल। करा देंगे, ठीक है, वो करा देंगे, चिंता मत कीजिए। सर प्रीवियस ईयर पर भी ध्यान दीजिए सर। अरे करा देंगे भाई, करा दो ही तो देंगे। बचा है सर, 16 और फिर 20 क्या वाला हो का जा रहा है बचा कि है। सर बहुत सारा क्वेश्चन गलत है, जो गलत ही याद करना पड़ जा रहा है, वो फिर माइंड में बैठ जाएगा तो फिर वो निकलेगा नहीं। अभी तो खैर क्वेश्चन याद भी नहीं करना चाहिए, आप लोग क्या याद कर रहे हैं क्वेश्चन, पहले पढ़िए, थ्योरी पढ़िए जितना पढ़ना चाहते हैं, क्वेश्चन याद सर कीजिए। आपके नोट में सब कुछ है सर, बस क्वेश्चन ऐसे सर ग्रुप में सर इतना सर डिस्कशन होता है सर, पता नहीं कहाँ कहाँ क्वेश्चन होते हैं, उसमें इतना कंफ्यूजन बढ़ता है सर। इतना क्वेश्चन करने का जरूरी नहीं है, आप कुछ भी करने लगेगा तब कीजिए, तब है ना, क्वेश्चन की कोई सीमा नहीं है, लिमिट नहीं है। सर कोई भी मेरे किसी को भी ये तरह, समझ में नहीं आता है ना, कि ये क्वेश्चन लाते कहाँ से हैं, कोई भी किसी डिफरेंट भी डिफरेंट तरह टाइप के के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, लाएंगे कहाँ से? अरे नहीं नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रही हैं। हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना कि नहीं। जैसे जैसे अपना जो कॉस्ट अकाउंटिंग, फैक्ट्री अकाउंटिंग है ना, वो क्या है कि कुछ एमबीए का भी पार्ट है। एमबीए का कुछ पार्ट नहीं है, पूरा एमबीए का ही पार्ट है, कुछ हाँ, नहीं तो है, वो MBA का ही वहां से part उठा कर दे देते हैं। है। तो वो सब फालतू के हैं। हाँ, और वो नहीं आने सर उस टाइप के क्वेश्चन। उतना मतलब नहीं है उतना करने का। हाँ, तब तो फिर एमबीए का कोर्स ही चले कर लें एक बार फिर से, है ना। ठीक है, चलिए किसी और दिन मिलते हैं। ठीक है सर, गुड नाइट। ओके ओके ओके, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। शुभ रात्रि।